हाँ जी, तो आइए फिर से एक नया टॉपिक के साथ। और जो नया टॉपिक है वो है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। क्या टॉपिक है? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, थोड़ा नया टॉपिक है, समझे आप बात को। अगर लेट भी आए तो भी हो जाएगा मैनेज। तो हम ये कह रहे थे कि इसमें पढ़ना क्या क्या है हमको। तो एक तो इसकी पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि की इसका बैकग्राउंड प्रस्तावना जिसको अपन कहते हैं आधार। सेकंड नंबर पे पॉइंट आएगा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारण, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारण। ठीक है, थर्ड नंबर पे आ जाएगा इसके प्रमुख घटनाएं एवं युद्ध, घटनाएं एवं युद्ध। और चौथे नंबर पे आ जाएगा अपना इसके परिणाम। ये ज्यादा बड़ा नहीं है, हो जाएगा इजीली। इस प्रकार हम कह सकते हैं 4-5 चीजों पे बात करेंगे। किस किस पे बात करेंगे अपन? पहला, चल भाई, पृष्ठभूमि, कारण, घटनाएं, युद्ध और परिणाम। ठीक है, इजी रहिएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा ये टॉपिक। इतना फ्रांस की राज्य क्रांति जितना समय नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे कि सबसे पहले बात करते हैं अपन की पृष्ठभूमि में। तो थोड़ा समझो इसको कि ये घटना है 1453। ये लाइन याद रखना ना, मैंने इंडियन हिस्ट्री में भी काम आएगा ये, है ना। और वो है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। ठीक है, एक पॉइंट है ये। इसको अपन ऐसा समझ सकते हैं समझने की दृष्टि से, ये भारत है, ये अफ्रीका, ये पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ये इटली, ये इंग्लैंड। ठीक है, और ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये ग्रीनलैंड। ठीक है, ये विश्व बना दिया छोटा मोटा। तो एक ये कोई पॉइंट है ही, मान लो ये वाला, और इस पर अधिकार को लेकर दो के बीच में वॉर चल रही है। एक तरफ तो तुर्क है, एक तरफ रोमन एम्पायर है या यूरोपियन राज्य है। और उस पर फाइनली किसका अधिकार हो रहा है? कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। ये तो यहां पर तुर्क है, टर्की जिसको आजकल बोलते हैं। ठीक है, तो उस समय में भारत आने के लिए, तो ऐसे नहीं था कि ये लोग भारत नहीं आते थे, ये भारत आते हैं। कौन? यूरोपियन। लेकिन वो कौन से मार्ग से आते थे? स्थल मार्ग से। जैसे अपन ने पढ़ा भी है, प्राचीन काल में भी आए थे, यूनानी आए, है ना। समझे बात को। अचानक व्यापार हो रहा है। एक एंशियंट टाइम में आपने पढ़ा होगा ग्रेट सिल्क रूट। क्या पढ़ा था? ग्रेट सिल्क रूट, महान रेशम मार्ग, है ना। तो वो संपर्क हो रहा है वेस्ट पश्चिमी देशों के साथ, एशिया का साथ। अचानक से जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है तो वो व्यापारिक मार्ग बंद हो जाता है। व्यापारिक मार्ग क्या हो गया? तो उसकी वजह से इस घटना का इंपैक्ट पड़ता है। तो इनके पास दो ऑप्शन है। किनके पास कह रहा हूं, पता पड़ रहा है? इन लोग यूरोपियंस के पास दो ऑप्शन है कि पहला, या तो भारत पूर्वी देशों के साथ व्यापार को बंद कर दें। व्यापार को क्या कर दें? उधर वालों के साथ, एशिया महाद्वीप के जितने भी देश हैं, चाइना आ गया, दक्षिण पूर्व एशियाई देश, भारत वगैरह, जितने भी, बंद कर दें। और दूसरा, नए मार्ग की खोज करें। क्या करें? नए मार्ग की खोज करें, न्यू ट्रेड रूट देखें कि यहां जाने का मार्ग क्या हो सकता है। तो इसमें सबसे मेन जो आता है वो आएगा स्पेन,
ठीक है, और पुर्तगाल, तो वहां पर स्पेन हेनरी, तो उसका नाम था नेविगेटर ही कहते थे इसको, हेनरी नेविगेटर। तो ये लोग क्या करते हैं, समुद्र के अंदर समुद्र के अंदर व्यापारिक मार्ग के लिए नए नए नाविकों को ट्रेनिंग दी कि समुद्र में जाना है तो कैसे करना पड़ता है। जो जो अनुभवी लोग थे उनको बुलाया, स्कूल्स खोले उन्होंने, ट्रेनिंग स्कूल। उस समय तक बीच में एक मैगलेन करके एक व्यक्ति था, उसने विश्व का चक्कर लगा दिया था, मैगलेन ने विश्व का चक्कर लगा दिया था। तो उसके अनुभवों को सबने शेयर किया और एक दिमाग में लाया कि यार अपन समुद्र मार्ग से भी भारत के लिए नए मार्ग की खोज कर सकते हैं। अभी तक आ तो रहे हैं भारत, और वो कौन से मार्ग से आ रहे थे, स्थल मार्ग से, और वहां पर बीच में कौन अवरोध है अभी, तुर्की। समझ में आ गया। अब इनके पास, इन्होंने कहा ठीक है सर, तो अपन ने कहा कि ये अमेरिका इस साइड है, ठीक है, यहां यूरोप आ गया, ये अमेरिका हो गया, ये हो गया साउथ अमेरिका, ये ग्रीनलैंड, ये साउथ अफ्रीका, और ये आ गया यहां पर इंडिया, ठीक है ना। अब इनके पास यहां पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस है, ये पुर्तगाल, ये स्पेन और फ्रांस। तब ये समुद्री नाविकों को उतारेंगे। तो सबसे पहला जाना कहां, इनको पता पड़ रहा है, भारत, एशिया। तो सबसे पहले ये उतारेंगे 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस को। किसको उतारेंगे, क्रिस्टोफर कोलंबस को। कहां जाने के लिए, भारत के लिए, ठीक है। तो वो निकलेगा, स्पेन ही था, स्पेन का था वो, और वो पहुंच गया यहां पर। तो इंडीज, कौन सा, इंडीज द्वीप, और जिसको आजकल अपन वेस्ट इंडीज कहते हैं। क्या कहते हैं। तो इनके बारे में इनको पता ही नहीं था, यहां वाले के बारे में, उधर वालों को, तो इन्होंने नाम ही रख दिया नई दुनिया। क्या नाम रख दिया, नई दुनिया, ठीक है। धीरे धीरे फिर एक और व्यक्ति आएगा जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुची, और ये इसका नाम रख देगा अमेरिका। अब आगे बढ़ते जाएंगे जैसे ऐसे ऐसे ऊपर, तो क्या नाम पड़ेगा, अमेरिका। तो दो प्रश्न की, अमेरिकी की खोज 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा, और अमेरिका का जो नामकरण है वो अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे अमेरिका रखा गया। 1498 में यहां से इंडियन हिस्ट्री का एक नया कॉलम, क्या नाम, वास्को डी गामा, पुर्तगाली था, वो यूं आया यहां से मेडागास्कर, और यहां से आ गया कोच्चि, कालीकट, और भारत के लिए नए सामुद्रिक मार्ग की खोज कर दी। तो एक तो टीम जा रही है अमेरिका की तरफ, एक आ गया भारत की तरफ। पता चल रहा है आपको। तो मैं बात करी आपको तीन बातें। 1453 कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, हो गया पॉइंट। दूसरा बात की 1492 कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज, हो गया। और अमेरिगो वेस्पुची नाम पड़ गया अमेरिका, हो गया क्लियर। अब यहां ये यूरोपियन नहीं मान लो, ये मिटा ही दिया था, ठीक है। तो यहां ये यूरोपियन है ये लोग, और यहां नॉर्थ अमेरिका में भेज रहे हैं। तो सब जाएंगे, पुर्तगाल, स्पेनी। सबसे पहले कौन गए वहां पे, स्पेन। कहां के लोग गए, स्पेन के। उसके बाद फ्रेंच, फ्रांस भी जाएगा, इंग्लैंड भी जाएगा, है ना, सब यूरोपियन देश जाएंगे। और धीरे धीरे अमेरिका के खनिज संसाधनों पर अधिकार कर लेंगे। तो यूरोप के देशों का या व्यापारियों का अमेरिका की ओर जाना, इसको कहा जाता है गोल्डन रश।
क्या दीजिएगा, एक एक ले लेंगे। गोल्डन रश, ठीक है। गोल्डन रश क्या है, ले लेंगे वो तो एक एक। गोल्डन रश, गोल्डन रश क्या चीज है वो समझ लो आप, कि धातुओं के लिए आपके पास आ जाएगा है ना, थोड़ा देख लो आप, चलो 2 मिनट, क्योंकि आपका जीव ही नहीं मानेगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना। हाँ जी, हो गया काम। चलिए ठीक है, ये हो गया अभी तक जो। सर ये बच गया, ये आपके पास अभी रहेगा, मैं इसको रीड करवाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद है ना। जो मैंने पढ़ा रहा हूँ वो इसमें है सब, और जो भी इसके अलावा एक्स्ट्रा होगा वो मैं ऐड करवा दूंगा। ठीक है, नोट्स मैंने काम आ जाएंगे आपके। चलिएगा, तो मैं क्या कहना, अभी छोड़ दो उसको, वो आपके पास घर तक रहेगा और मैं वहां आऊंगा नहीं, इसलिए थोड़ा ध्यान इधर दे दो अभी। अरे भाई छोड़ दे यार, ये गलत समय पे दे दिया। चलिए, तो नहीं मानोगे वो, बस यही प्रॉब्लम है ना, आ जाइएगा वापस। तो यूरोपियंस के द्वारा अमेरिका के नए मार्ग खोज कर ली, धातुओं को लेकर, माइंस को लेकर एक भगदड़ मच जाएगी यूरोपियंस के अंदर। कहां की माइंस पता पड़ रहा है, अमेरिका के। और उन संसाधनों का अधिकतम लेवल पे उपयोग कौन कर रहे हैं, यूरोपियंस। और उस दौड़ को कहा जाता है गोल्डन रश, याद रखना ना। तो तीसरा पॉइंट हो गया गोल्डन रश। क्या हो गया, गोल्डन रश। ठीक है, तो मैं वापस आपको क्लियर कर देता हूं कि हाँ जी, अपन कह रहे हैं नेक्स्ट शब्द आया गोल्डन रश या गोल्ड रश। कहां के लोग जा रहे हैं, यूरोप के। कहां जा रहे हैं, अमेरिका में। 4 पॉइंट हो गए आपके पास। अब जब यूरोपियन सब जाएंगे तो उसमें सबसे सफल जो होंगे वो देश होगा इंग्लैंड। कौन सफल होगा, इंग्लैंड। और वहां की कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड और ईस्ट इंडिया कंपनी। कहां जा रहे हैं पता पड़ रहा है, अमेरिका। और समय के साथ धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि उन्होंने समस्त अमेरिका को जीत लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका को जीत लेंगे। और वहां पर 13 नए उपनिवेश बनाए। कितने उपनिवेश बनाए, 13। ठीक है, जिनको अपन 13 राज्य कह सकते हैं, 13 राज्य कह सकते हैं। तो प्रश्न अब शुरू हो रहे हैं ना। अमेरिका की खोज, कोलंबस, किसका परिणाम था, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। इसका परिणाम क्या था, तो भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजों में सबसे पहले कौन गए थे, स्पेन वाले। किसकी खोज की, अमेरिका की। नाम किसने रखा, ये। गोल्डन रश क्या है, अमेरिका में सबसे सफल कौन रहा, इंग्लैंड। इंग्लैंड वालों ने अमेरिका के अंदर कितने उपनिवेश स्थापित किए थे, 13। यानी 13 राज्य इन्होंने सेट कर दिए। उसको अपन याद करने के लिए 2-4 के नाम याद रख लेना है ना, जैसे जॉर्जिया, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना। जो याद करना वो कर लेना, बाकी चलेगा। दक्षिणी कैरोलिना, हैम्पशायर, न्यूयॉर्क, ये सब राज्य हैं। कितने राज्य हैं टोटल, ऐसे 13। जो मैन है वो मैंने लिख दिया, खाली 2 ही याद रखना, जॉर्जिया और वर्जीनिया। ठीक है, बाकी 13 रखो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 13 उपनिवेश थे, ये 13 राज्य थे। हो गया क्लियर। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अमेरिका के अंदर इंग्लैंड का अधिकार है।
और उन्होंने अमेरिका के अंदर कितने उपनिवेश बनाए? 13 बस्तियां, व्यापारिक बस्तियां यहाँ केंद्र बना दिए। यहां क्या समस्या थी? इंग्लैंड में जो भी सजा प्राप्त होता था, चाहे वो धर्म के आधार पर या कानूनी, उनको सजा के रूप में जब देश निकाला दिया जाता है तो उनको भेज दिया जाता था अमेरिका। यूरोप में नहीं रखते थे, कहां भेज देते थे, है ना? तो वहां पर ऐसे लोगों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। कहां पर? अमेरिका के अंदर। तो अब 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो अमेरिकी मूल लोग, एक आए व्यापारी इंग्लैंड के, और एक जो सजा या प्राप्त लोग हैं वो आए। तो धीरे धीरे जो सजा प्राप्त लोग हैं वो भी, उनका भी जो भावनात्मक जुड़ाव है वो यूरोप के साथ नहीं होगा, अमेरिका के साथ होगा। हो गया? तो धीरे 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 उनकी जो विचारधारा थी वो परिवर्तित होगी। किसके विरोध में? पता पड़ रहा है? इंग्लैंड के विरोध में। सुना? क्योंकि उनको तो शौक से नहीं भेजा है, उनको सजा के रूप में भेजा, चाहे वो काल्विन के अनुयायी हो या धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले लोग हो, या कानूनन कोई सजा के रूप में किसी को देश निकाला तो वहां भेज देते थे। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई। तो सब लोगों ने मिलकर एक विरोध करेंगे। किसके विरुद्ध? इंग्लैंड के विरुद्ध। और वही कहलाता है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। समझ में आ गया बात? तो अपन ने जब अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की बात की थी तो सबसे पहले मैंने कहा था आपको कि एक बताया था पृष्ठभूमि। क्या बताया था? पृष्ठभूमि। तो पृष्ठभूमि में क्या क्या आएगा सर? पृष्ठभूमि में आ जाएगा 1453 कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, परिणाम स्वरूप भौगोलिक खोजें, परिणाम स्वरूप 1492 अमेरिका की खोज। हो गया? परिणाम स्वरूप इंग्लैंड सबसे सफल, परिणाम स्वरूप 13 उपनिवेश। ठीक है? और उन 13 उपनिवेश राज्यों का इंग्लैंड के प्रति जो विरोध है उसी को कहते हैं अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। ये हो गया पॉइंट। किसमें आ गया ये सब? पृष्ठभूमि में। समझ आ गया बात? अब बात कर रहे हैं कारण क्या थे सर। तो एक पिक्चर अपनी क्लियर हो गई है कि एक तरफ है अमेरिका के 13 उपनिवेश, इनके ऊपर कब्जा है ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये कहां की है? इंग्लैंड। इंग्लैंड। हो गया क्लियर? अब इंग्लैंड का मैंने कहा था जो उद्देश्य है वो थ्योरी ऑफ 3G का सिद्धांत है। भारत में भी बताया था आपको थ्योरी ऑफ 3G। तो फर्स्ट नंबर पे आता है उनका गोल्ड। किसी भी हालत में धातुएं या पैसे कमाओ, किसी भी देश पर अधिकार करके। ठीक है? और देखो उसको अगर पॉलिटिकली अगर आपने कंट्रोल कर रखा है तो वो साम्राज्यवाद कहलाता है, और अगर आपने आर्थिक रूप से उसको कंट्रोल कर रखा है किसी देश को तो वो कहलाता है उपनिवेशवाद। किसी ने पूछा था उस दिन उपनिवेशवाद और का अर्थ क्या आता है? उपनिवेश मतलब किसी बड़े देश के द्वारा या किसी भी देश के द्वारा अपने से कमजोर देश की आर्थिक नीतियों को कंट्रोल करना, वो कहलाता है उपनिवेश। ठीक है? तो कभी कभी पॉलिटिकली कंट्रोल नहीं हो तो भी उपनिवेश स्थापित हो सकता है। ठीक है? तो दूसरे नंबर पे आया गॉड, ईसाई धर्म का प्रचार। किसका प्रचार करना? ईसाई धर्म का। और तीसरे नंबर पे आया ग्लोरी, प्रसिद्धि। तो ये इनका सिद्धांत है थ्योरी ऑफ 3G। अब वो हर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ कानून बनाएंगे। कौन से? गोल्ड, पैसे वाले उद्देश्य की पूर्ति के लिए। कौन बना रहा है? इंग्लैंड या ईस्ट इंडिया कंपनी। किसके शोषण के लिए? अमेरिका। कितने उपनिवेश है वहां पर? 13। पता पड़ रहा है ना आपको? तो उसको अपन पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम में इतना टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे में हो जाएगा। फ्रांस है थोड़ा। ठीक है? अब बात कर रहा हूं, खतरनाक तो क्या अपन ने पढ़ लिया, अब जो भी है वो। ठीक है? अब बात कर रहे हैं अपन कि क्या क्या अधिनियम बनाए। सरल है, जहां प्रश्न आएगा वो मैं बता दूंगा आपको, है ना। सबसे पहले नेविगेशन लॉ या नौ संचालन अधिनियम। नौ संचालन अधिनियम
नाम से ही पता पड़ रहा है कि तेरा जो उपनिवेश है अगर किसी भी के साथ व्यापार करते हैं तो उसके अंदर जो नावें होंगी, जहाज होंगे, वो 100% किसके होंगे? ठीक है, नेविगेशन, यानी इनके अलावा किसी और के साथ वो व्यापार नहीं कर सकते। दूसरा, औद्योगिक अधिनियम। औद्योगिक अधिनियम वैसे तो यूं है कि इनके साथ कोई भी व्यापार का काम है वो यही करेंगे। कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लैंड करेंगे। लेकिन अगर वो चीज नहीं बनाते हैं तो बीच में मीडिएटर भी कौन रहेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लैंड ही रहेगा। नहीं समझे? जैसे यहां वालों को कोई सामग्री चाहिए तो 100% उसकी आपूर्ति कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लैंड। मान लो वो नहीं बनाता है, वहां सामग्री वो बनती, जैसे मैं चाय कह रहा था आपको, चाय पत्ती, टी, तो वो वहां नहीं होती थी, तो वो कहां से खरीदते थे? भारत से। तो भारत से खरीद के वहां दे आते। लेकिन उनको ये कहा कि तुम डायरेक्ट भारत से या किसी देश से खरीद, अभी आएगा नेक्स्ट। तो ये औद्योगिक अधिनियम। फिर इन्होंने कहा सर्च वारंट एक्ट। सर्च वारंट एक्ट क्या था? उपनिवेशों के किसी भी घर में जब भी अगर ईस्ट इंडिया कंपनी या इनको लगता था कि किसी के भी घर की तलाशी लेनी है तो बिना किसी के रुकावट के वो कभी भी उसकी तलाशी ले सकते थे। ठीक है, सर्च वारंट एक्ट। चौथे नंबर पे आ जाएगा करेंसी एक्ट। करेंसी एक्ट। करेंसी एक्ट मतलब इन उपनिवेशिक राज्यों को अपनी स्वयं की कागज की मुद्रा चलाने का कोई अधिकार नहीं था। मुद्रा किसकी चलेगी फिर? उनकी, इंग्लैंड की या ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी मुद्रा भी, कॉइन्स किसके चल रहे हैं? इनके। समझ में आ रहा है? करेंसी एक्ट हो गया। फिर इन्होंने कहा, याद रखना ना, क्वार्टर एक्ट। एक और एक अधिनियम, क्वार्टर एक्ट, कि उपनिवेशों में प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहां पे आवास बनेंगे, क्वार्टर। तो वो पैसा भी कलेक्ट किया जाएगा टैक्स के रूप में वहां से, और रहेंगे कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी है, सैन्य अधिकारी है वो। अभी तक तो ये सब नॉर्मल आ रहा है, और ये था 1764 तक। नॉर्मल आएगा ही नहीं, इसमें से एक भी क्वेश्चन खाली ये करेंसी एक्ट आ सकता है। तो SC यूं याद रखना, सुप्रीम कोर्ट यूं, SC, तो आपको याद आ जाएगा, है ना? स्टाम्प एक्ट, सॉरी, सर्च वारंट एक्ट और करेंसी एक्ट। बाकी तो ऊपर वाले तो नहीं पूछेगा। कब? तो 1764 में लगा था। यानी कि पूरी तरह से उपनिवेश, जो 13 उपनिवेश है वो किसके अंडर में है? इंग्लैंड। समझ आ रहा बात? अब नेक्स्ट पांच जो कारण आएगा वो है स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट थोड़ा समझो बात को। स्टाम्प, ये इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लैंड का राजा है जॉर्ज तृतीय। उसको लगता था कि ये जितने भी उपनिवेश हैं वो सब मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, व्यक्तिगत पूंजी मानता था। और इस समय इसका इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था ग्रिनविले। याद रखना ना, GGU याद रखना। ठीक है, इन्होंने एक अधिनियम बनाया 1765 में। क्या अधिनियम लगाया? स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प अपन खरीदते हैं वो स्टाम्प। इन्होंने कहा कि 13 उपनिवेशों में अखबार से लेकर न्यूज़पेपर, सभी प्रकार के सरकारी कागज में स्टाम्प लगाना अनिवार्य है। स्टाम्प की क्या कर दी? अनिवार्यता। और वो स्टाम्प किसके स्टाम्प? जैसे अपन अभी लगाते हैं वो भारत सरकार के रहते हैं, समझ में? तो उन्होंने कहा कि 13 उपनिवेशों के नहीं, कहां के? इंग्लैंड के। अब एक स्टाम्प मान लो 100 रुपीज का है, तो वो 100 रुपीज जाएगा तो किसके खाते में जाएगा? समझा क्या बात?
तो ये वास्तव में देखा जाए स्टाम्प एक्ट था वो गुलामी का या परतंत्रता या अधीनता का प्रतीक था। किसका प्रतीक था? गुलामी का। यानी आप सोचो कि भारत देश में अपन कोई स्टाम्प लगाना पड़े ना, वो किसी और देश का स्टाम्प रजिस्ट्री कर रहे हैं, तब ऊपर भारत सरकार लिखा हुआ नहीं आए। तब याद रखना, जॉर्जिया का एक व्यक्ति है, इसने पैट्रिक हेनरी, कहां का था ये? उसने सबसे पहला इसका विरोध किया। जॉर्जिया का एक थोड़ा इंटेलिजेंट आदमी था, उसने कहा नहीं, गलत है ये, और ये हमारी मानसिक गुलामी का प्रतीक है अगर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो। किसको एक्सेप्ट कर लिया? स्टाफ। समझे? जॉर्जिया का सबसे पहले विरोध कौन करेगा? तो ये। तो उसने उसके विरोध में 2 संगठन बनाएगा, स्वाधीनता के पुत्र, याद रखना है ना, और स्वाधीनता की पुत्रियां। याद रखना ना, स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां। ठीक है, सन ऑफ लिबर्टी एंड डॉटर्स ऑफ लिबर्टी। किस अधिनियम के विरोध में? पता पड़ रहा है? स्टाम्प एक्ट के। जबरदस्त विरोध होगा। फिर एक और आएगा ओटिस, जेम्स ओटिस करके, वो नारा दे देगा, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये क्या चीज है? इंग्लैंड की, सॉरी, अमेरिका की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए, 13 उपनिवेशों को संभालने के लिए एक हाउस ऑफ बर्गर्स है, यूं याद रखना, एक परिषद है। उस परिषद में इन 13 उपनिवेशों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। सब के सब लोग कहां के? इंग्लैंड के। और संभाल कहां रहे व्यवस्था? 13 उपनिवेशों की। तो इन्होंने कहा कि जब तक हम उस हाउस के अंदर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक हम कर नहीं देंगे। कर तो नहीं देंगे, ये स्टाम्प का भी हम विरोध करते हैं। तो 2 लाइनें याद रखना, पैट्रिक हेनरी और जेम्स ओटिस। तो पैट्रिक हेनरी ने तो बनाया स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां, ठीक है। और जेम्स ओटिस, ये जॉर्जिया का था, ये वर्जीनिया का था, और इसने नारा दिया प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा। अब ये आंदोलन पूरे 13 उपनिवेशों में फैल जाता है अच्छे से, बहुत हैवी। और तब इंग्लैंड वालों को खबर पड़ती है कि मामला गड़बड़ा गया है। अब वास्तव में थोड़ा सा अपने को, तो उनको बैकफुट पे आना पड़ता है। और 1766 में इस स्टाम्प एक्ट को क्या करते हैं? रद्द करते हैं। स्टाम्प एक्ट को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। याद रखना ना, तो मैंने ऐसे बोला है 1764, 1765 और 1766। 64 बराबर सुप्रीम SCU का था, याद है, सर्च वारंट एक्ट और करेंसी एक्ट। और 1765 बराबर स्टाम्प एक्ट, और 1766 बराबर स्टाम्प एक्ट को रद्द किया गया। पता पड़ रहा है? तो ये सब अभी क्या पढ़ रहे हैं पता है? अपन कारण पढ़ रहे हैं। अब मैं वापस आ रहा हूं अपने कि पृष्ठभूमि अपन ने पढ़ ली थी। पहला कारण था नेविगेशन लॉ, दूसरा था औद्योगिक अधिनियम, तीसरा था सर्च वारंट एक्ट, चौथा था करेंसी एक्ट, एक और था क्वार्टर एक्ट, पांचवा पॉइंट इसमें अपन ने जोड़ा था स्टाम्प एक्ट। आंदोलन हो ही रहा है, ये सब कारण है अभी, है ना। और कारण में ये हो गया। छठा पॉइंट अपन ने कहा ये रद्द कर दिया। अब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनता है PM पीट, विलियम पीट। नाम सुना होगा आपने, पीट्स इंडिया एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट सुन लोगे, नहीं सुना हो तो, है ना। और ये थोड़ा बीमार रहता था, बीमार ही रहता था ज्यादा। तो उन्होंने उसका अधिकारी टाउनशेड ये संभालता था पूरा सिस्टम। किसका? इंग्लैंड के। पूरी व्यवस्था कौन संभाल रहा है? टाउनशेड। हो गया क्लियर? तब ये अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, यानी इंग्लैंड की इनकम 13 उपनिवेशों से बढ़ाने के लिए 5 वस्तुओं पर कर लगाएगा।
5 वस्तुओं पर क्या लगवाएगा? तो इसको बोलते हैं टाउनशेड की योजना या कर योजना। टाउनशेड की कर योजना। छठा कारण बता रहा हूं ना मैं, किसका, कौन सा कारण बता रहा हूं? ये छठा हो गया। पहला तो नेविगेशन लॉ, दूसरा औद्योगिक अधिनियम, तीसरा सर्च वारंट एक्ट, चौथा करेंसी एक्ट, पांचवा स्टाम्प एक्ट और छठा टाउनशेड की कर योजना। समझ रहा? किसके ऊपर थोप रहे हैं ये? 13 उपनिवेशों पर। कौन थोप रहा है वहां से? इंग्लैंड वाले। तो इन्होंने कहा कौन कौन सी? तो चाय, याद रखना, शीशा, कागज, सिक्का और रंग, इन 5 वस्तुओं के कभी भी आयात करेंगे कौन? 13 उपनिवेश, तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो व्यापार कर कौन रहा है? ये सब इंग्लैंड वाले। और फिर भी वो वस्तु अगर आती है तो इनके ऊपर कर लगाया जाएगा। अब इस टाउनशेड की कर योजना का विरोध करेंगे। तो प्रसिद्ध एक बंदरगाह था जिसका नाम था बोस्टन। सबसे पहले इसका विरोध होता है बोस्टन नामक बंदरगाह से। तो वहां पर मार्च 1770 में एक हत्याकांड हो जाता है जिसको अपन कहेंगे बोस्टन हत्याकांड। बोस्टन हत्याकांड। अभी समझना बात, चल ही रहा है विरोध, तो भी लोग ये टाउनशेड की कर योजना का विरोध ही कर रहे हैं। और ये किसी भी हालत में उसको योजना को, इनको लग रहा था कि स्टाम्प एक्ट की तरह इसको भी रद्द कर देंगे विरोध करेंगे तो, पर ये रद्द कर नहीं रहे। तब अचानक डेयर माउथ करके एक जहाज है, उस जहाज में चाय की 372 पेटियां, चाय की, चाय मतलब चाय पत्ती की, ले जाके एक जहाज पहुंच रहा है। कहां पहुंच रहा है? बोस्टन बंदरगाह पर। कहां पहुंच गया? बोस्टन बंदरगाह पर। समझ आ रहा बात? अब बोस्टन बंदरगाह के लोग विरोध तो कर ही रहे थे कि हमको खरीदनी है तुम्हारे से चाय पत्ती, तुम टैक्स लगा रहे हो, ऐसे ऐसे पता पड़ रहा है। तो भी वो ध्यान दे नहीं रहे थे। तब इन्होंने विरोध स्वरूप क्या किया? सैमुअल एडम्स करके एक व्यक्ति है, एडम्स, सैमुअल एडम्स, एस एडम्स, उसके नेतृत्व में लोग हैं वो इस जहाज पे चढ़ जाएंगे। और चढ़ जाएंगे तो जहाज के अंदर जितनी भी चाय की पेटियां थी उसको समुद्र में फेंक देंगे। किसके विरोध में? पता पड़ रहा है? उस टाउनशेड की कर योजना के विरोध में। पता पड़ रहा है? तो इस घटना को कहा जाता है 16 दिसंबर 1773 और कहा जाता है बोस्टन टी पार्टी। याद रखना, क्या कहा जाता है? बोस्टन टी पार्टी। ये आता है बोस्टन टी पार्टी क्या है? तो अपने तो यूं माने कि चाय पे 13 उपनिवेश वालों को बुलाया होगा। तो याद रखना 16 दिसंबर 1773 कौन से बंदरगाह पे हुआ था? बोस्टन। चाय की पेटियां कहां फेंकी है? समुद्र में। क्यों फेंकी है? तो चाय नीति का या चाय कर नीति का विरोध करने के लिए। तो नेक्स्ट तो कारण हो जाएगा बोस्टन टी पार्टी। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं वो समझा दूं मैं, कि 5वां पॉइंट था स्टाम्प एक्ट। ठीक है, छठा पॉइंट हो जाएगा अपना ये टाउनशेड की कर योजना। टाइम ये तो हो गया ना, वो तो टाउनशेड की कर योजना। और 7वां पॉइंट हो जाएगा अपना बोस्टन टी पार्टी की घटना। ये पूरा ठीक है, बोस्टन टी पार्टी की घटना। अब ये आंदोलन चल ही रहा है, इधर वाले विरोध कर रहे हैं, उधर वाले मान नहीं रहे। उधर वाले कौन? अमेरिका। यहां कौन है? 13 उपनिवेश। ये लोग अभी सोचते हैं कि यार अपन इकट्ठे होते हैं एक साथ। क्या करते हैं अपन? 13 उपनिवेश के लोग इकट्ठे होते हैं और वो इकट्ठे होने के लिए 5 सितंबर 1774, रट के रखना इसको, 5 सितंबर 1774, ये 7वां पॉइंट है ना। और इसको कहते हैं प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस। तो 13 उपनिवेश वालों ने प्लान बनाया कि अपन सब एक बार इकट्ठे होते हैं और सामूहिक रूप से अब विरोध करना है। किसका विरोध करना है? इंग्लैंड का। समझ रहा है? तो ये कहां आयोजित किया हुआ था? फिलाडेल्फिया। इसलिए इसको फिलाडेल्फिया कांग्रेस भी कहते हैं। ठीक है,
बुलाया कितने को था? 13 को। 13 को बुलाया, 13 उपनिवेश तो थे, सही तो है, ठीक है। और आए कितने? 12। क्या कितना है? 12, ठीक है। और 12 बराबर कौन? तो जॉर्जिया नहीं आया। कौन नहीं आया? जॉर्जिया। याद रखना हो, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में कितने सम्मिलित हुए थे? तो 12। आया कौन नहीं? जॉर्जिया। तो इन्होंने कहा कि यार अपने को सामान्य बातें की इन्होंने कि अपने को उपनिवेश, इंग्लैंड की औपनिवेशिक नीति या आर्थिक नीतियों का विरोध करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए करके चले गए। फिर इन्होंने फिर सेट की द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस। याद रखना, द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस, और वो भी वहीं आयोजित हुई, फिलाडेल्फिया में, ठीक है। और उसमें 13 उपनिवेश इकट्ठे हो गए। उसको भी बुलाया, तू भी आने, क्यों नहीं आ रहा है? समझना, तब इसका अध्यक्ष था, वो था जॉन हैनकॉक। याद रखना हो, अब ये बहुत बड़ा डिसीजन करने जा रहे हैं। जॉन हैनकॉक अध्यक्ष था, और उन्होंने कहा कि अपन 13 जने मिलके एक सेना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेना। कितने की? 13 उपनिवेशों की। और किसका विरोध करेंगे अपन? इंग्लैंड का। समझ में आ रहा है? उसका जो हेड बनाया, वो बनाया जॉर्ज वॉशिंगटन को। सेनापति किसको बनाएंगे? जॉर्ज वॉशिंगटन को। समझ में आ रहा बात? तो ये गेम हो गया, ये हो गया छठा सातवां जो भी पॉइंट आया वो। अब इनका यहां तक कंप्लीट हो गया। अब मैं बोल रहा हूं, सातवां पॉइंट हो गया। आठवां पॉइंट, साहित्यकारों का योगदान, कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में साहित्यकारों का क्या योगदान है, ठीक है। तो एक इसमें एक ही साहित्यकार था जिसका नाम था टॉमस पेन। क्या नाम था? टॉमस पेन। यूरोपियन है ये। और राइट्स ऑफ मैन, है ना, मानव के अधिकार, इसकी किताब थी, राइट्स ऑफ मैन, RIGHTMN, मैन, राइट्स ऑफ मैन, मानव के अधिकार। और ये यूं कहता था, मुझे ये आश्चर्य होता है कि एक छोटे से देश ने एक बहुत बड़े महाद्वीप पर कब्जा कर रखा है। एक छोटे से देश ने बहुत बड़े महाद्वीप पे कब्जा कर रखा, और महाद्वीप के लोग शांति से बैठे हुए हैं। तो जब इसकी किताबों को यूरोप, अमेरिका के लोग पढ़ेंगे, कभी कभी नहीं होता, अपने को भी कहता है, मेरे को तो ये आश्चर्य था, तू अभी तक बर्दाश्त कैसे कर रहा है। और चाबी बढ़ते ही फिर अब बोलने दे देगी, फिर देखना मैं क्या करता हूं। बस उस चाबी का ही इंतजार था। तेरी जगह मैं होता तो इतने में तो सही कर देता इसको मैं। बस फिर कहता कोई बात नहीं, मैं भी कर सकता हूं, तू देख। अब आते ही शट 2-4। तो ये भी यूं कहता है, मेरे को ये आश्चर्य होता है कि एक छोटे सा देश इंग्लैंड और एक बड़े महाद्वीप किस पे कब्जा कर रखा है? अमेरिका। और अमेरिका के लोग बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं? और कौन पढ़ेगा इसको? अमेरिका। अमेरिका वाले भी चाबी। फिर कहते हैं आने दो, अब आने दो इनको। और नवा पॉइंट हो जाएगा, वो है विदेशी देशों का अमेरिका को सहयोग। विदेशी देशों का या दूसरे देशों का अमेरिका को सहयोग। कौन कौन से देश है? अब देखना, अमेरिका से लड़ाई होने वाली है इंग्लैंड की, तो अमेरिका के दोस्त नहीं है, इंग्लैंड के दुश्मन है। किसको सपोर्ट कर देंगे? अमेरिका को। समझने की कोशिश करना है। वो इंग्लैंड के दुश्मनों में सबसे फर्स्ट कौन है? फ्रांस। आपको खबर पड़ रही है बात? लुइस 16 है। कौन है? कहा था ना 1774 से 1793, अभी गिलोटिन करना बाकी है इसको। तो वो कहता है निरर्थक युद्धों में जाता है ना, वो ये यहां आ रहा है, ठीक है। फ्रांस। फ्रांस के बाद एक और आएगा स्पेन। किसका विरोधी है? वो भी इंग्लैंड का। इसका दोस्त नहीं है। कभी कभी गांवों में जो लड़ाइयां होती है तब ऐसे होता है कि तेरा हमदर्द है, वो उसकी कोई गारंटी नहीं है, पर उसका विरोधी है, ये फाइनल है, इसलिए तेरे से जुड़ता है। फिर थोड़े समय बाद वो तो साइड हो जाता है, ये दोनों आपस में लड़ते हैं।
तो जिसकी लड़ाई थी वो साइड हो जाते हैं, तुम चुप रहो हम संभाल लेंगे। तो बेचारे घर वाले कहते हैं हमको तो खबर ही नहीं है, क्या पता क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो फ्रांस, स्पेन, और तीसरे नंबर पे आएगा हॉलैंड। किसकी मदद को आ रहे हैं ये सब? अमेरिका के। और किसके विरोध में? इंग्लैंड। तो ये सब इनकी तरफ है, फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड, इंग्लैंड के अगेंस्ट में। तो ये 9 कारण हो गए अपने किसके? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारण। ठीक है, नेक्स्ट जा रहे हैं अपन वापस। सबसे पहले कहा था पृष्ठभूमि, हो गया। पृष्ठभूमि में मेन कारण था 1453, किस पर? कुस्तुन दुनिया पर। किसका अधिकार था? तुर्कों का अधिकार, हो गया। इसका परिणाम स्वरूप क्या होगा? भौगोलिक खोजे। भौगोलिक खोजे कब? 1492। किसने खोज की थी? कोलंबस। कहां का है? स्पेन का। कहां पहुंचेगा? अमेरिका। गोल्डन रश क्या था? गोल्डन रश या गोल्ड रश क्या था? यूरोप से क्या अमेरिका से? अमेरिका से खनिजों की प्राप्ति करने के लिए दौड़ शुरू होती है। किसमें? यूरोपियनों में। जाके लूट ले अमेरिका को, तो वो कहलाता है गोल्डन रश या गोल्ड रश। ठीक है, अब कारण बोले, कितने उपनिवेश बनाए थे यहां पर? 13। कौन बना रहा है? इंग्लैंड। तो कौन कौन से कारण थे? नेविगेशन लॉ, औद्योगिक अधिनियम, आएगा ही नहीं, सर्च वारंटेड, ये वर्ष याद रखना, SCU लिखा था 1764। ठीक है, चार्टर एक्ट, नॉर्मल एक्ट। नेक्स्ट स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट जॉर्ज तृतीय द्वारा, ग्रीनविल है 1765। 13 अखबार से लेकर हर सरकारी कागज पर स्टाम्प लगाना अनिवार्य। स्टाम्प कहाँ के थे? इंग्लैंड। पैसा फायदा किसको पहुंचेगा? इंग्लैंड को। इसलिए ये लोग विरोध करते हैं। विरोध करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पैट्रिक हेनरी, जॉर्जिया का था। ठीक है, उसने 2 संगठन बनाए थे, कौन से? स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां। जेम्स ओटिस ने नारा दिया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये आता है प्रश्न, ये किसके विरुद्ध दे रहे हैं? तो ये स्टाम्प एक्ट। ठीक है, फिर ये किसको? गुलामी, परतंत्रता या अधीनता का प्रतीक बताया था। विरोध लेवल का होगा, इस वजह से 1766 में इस स्टाम्प एक्ट को क्या करेंगे? रद्द कर देंगे। हो गया क्लियर? तो ये 5वां पॉइंट आ गया। नेक्स्ट 6ठा पॉइंट कौन सा आया? प्रधानमंत्री कौन है? पिट्स। काम ये बीमार होने की वजह से संभालता कौन है? टाउनशेंड, वित्त मंत्री। और इसकी कर योजना थी, 5 वस्तुओं पर कर लगाएगा। चाय नहीं आएगा, खाली चाय याद रखना, चाय, शीशा, कागज, सिक्का और रंग, कलर। ठीक है, ये रंग। ठीक है, इसके विरोध में एक बंदरगाह पर विरोध होगा, तो 5 मार्च तो इसको कहते हैं बोस्टन हत्याकांड। 1770 में कौन सा हत्याकांड होता है? बोस्टन हत्याकांड। फिर भी इंग्लैंड वाले नहीं मानेंगे, तो फिर एक पार्टी होगी, कौन सी? बोस्टन टी पार्टी की घटना। तो 16 दिसंबर 1773। हो गया क्लियर? ये कौन सा पॉइंट हो गया? 7वां। किसके नेतृत्व में? सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में। जहाज का नाम क्या था? कहीं लिखा था ना, डेयरमाउथ जहाज। नहीं आएगा, आप तो सैमुअल एडम्स याद रखना, सैमुअल एडम्स, 16 दिसंबर 1773। फिर नेक्स्ट 5 सितंबर 1700 शिक्षक दिवस याद रखना, 1774। 73 तो हो ही गया था। अरे शिक्षक दिवस तो याद है के? तो बस तारीख हो गई यार, 74। 5 का जस्ट डबल 10 और मई है ना, 10 में यूं याद रखना। ठीक है ना। तो प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस कितने लोगों को बुलाया था? 13। कहां पे आयोजित किया? फिलाडेल्फिया। कितने लोग आए? 12। कौन नहीं आया? जॉर्जिया। ये प्रश्न भी आता है, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में कौन नहीं आया था? जॉर्जिया। फिर दूसरी बार वापस बुलाएंगे 10 मई 1775, इसको कहते हैं द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस। ठीक है, और इसमें 13 आएंगे। अध्यक्ष कौन बना? जॉन हैनकॉक। और सेनापति किसको बनाएंगे? जॉर्ज वॉशिंगटन को। अब इन्होंने कहा किसी भी हालत में सेना तैयार करो, युद्ध होने वाला है। किसके साथ? इंग्लैंड के साथ। किसका? इन 13 उपनिवेशों। पता पड़ रहा है? नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। साहित्यकारों का योगदान कौन सा? थॉमस पेन। अमेरिका का नहीं है, यूरोप का है। और वो क्या? मानव के अधिकार या राइट्स ऑफ मैन,
राइट्स ऑफ मैन किताब का नाम है, राइट्स ऑफ मैन, मानव के अधिकार, है ना। और क्या आश्चर्य करेगा, एक छोटे से देश ने बहुत बड़े देश पे अधिकार कर रखा है। समझ आ रहा है बात? तब इसको पढ़ेंगे तो चढ़ेगा। फिर विदेशी शक्तियों का या देशों का सहयोग, किसको सहयोग? अमेरिका को। कौन कौन सहयोग कर रहा है? फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड। इसके साथ सहानुभूति है क्या इसकी? नहीं, इसके साथ लड़ाई है। और फ्रांस और इंग्लैंड में तो प्रतिस्पर्धा थी, फ्रांस और इंग्लैंड में कंपटीशन था। भारत में भी एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष होता है, एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष होता है, चल रहा है। नेक्स्ट हो गया ना क्लियर? अब बात कर रहे हैं अपन 1776, हो गया है ना। और वो आया 4 जुलाई 1776। ये 13 उपनिवेश है ना, 13 उपनिवेश, उन्होंने 5 जनों की एक टीम बनाई, 5 सदस्यों की एक टीम बना दी। और उन्होंने कहा जेफरसन, उसमें एक था बेंजामिन, उसमें से 2 एक था बेंजामिन फ्रैंकलिन, और ये 5 जनों की एक टीम है। उन्होंने कहा कि हम 13 उपनिवेश आज अपने स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। किसकी घोषणा कर रहे हैं? स्वतंत्रता की। किससे स्वतंत्रता की? इंग्लैंड से। समझ आ रहा है बात को? इंग्लैंड से घोषणा करते हैं। जैसे इंग्लैंड वाले ये सुनेंगे, क्या रिएक्शन होगा? इन्होंने कहा कि ये घोषणा अवैध है, कोई मतलब नहीं है, इसको हम मानते ही नहीं है। तो इन्होंने कहा मत मान, तेरे नहीं मानने से क्या होगा, ठीक है। तब इन्होंने ऑलरेडी अपनी एक सेना बना ली थी। कल पिछली वाली में बताया था मैंने, किसके निर्देशन में? जॉर्ज वॉशिंगटन। और पूरी सेना तैयार है इनकी। तो अब युद्ध होने वाला, याद रखना ना। नेक्स्ट अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? तो 4 जुलाई 1776, ठीक है ना, याद रखना, जुलाई 1776 याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं आगे, है ना। फिर एक तरफ तो है इंग्लैंड, सॉरी अमेरिका। अमेरिका के कितने उपनिवेश है? 13। सामने कौन है? इंग्लैंड। हो गया क्लियर? इन दोनों के बीच में युद्ध होंगे। SY यूं याद रखना, वाई है वो लास्ट में, यूं याद रखना, उल्टा नहीं हो जाए। वाई है वो बाद में, एस पहले। तो सार्टोगा की लड़ाई और यार्क टाउन की लड़ाई। यार्क टाउन, ऊ है, ऊ, यार्क टाउन, है ना। ये 1777 में, ये 1781 में। इसमें बर्गाइन करके जो सेनापति था अंग्रेजों का, उसको पराजित किया। और इसमें कॉर्नवालिस को पराजित किया। कॉर्नवालिस का नाम सुना है? कभी सुना है कभी? कॉर्नवालिस। तो इसमें सेनापति, अंग्रेज सेनापति कौन है? बर्गाइन। इसमें कौन है? कॉर्नवालिस। तो अब देखना, ये युद्ध हो रहा है 1777 में। जैसे ये हारेगा, अब आएगा फ्रांस। किसकी मदद के लिए आ रहा पता पड़ रहा है? अमेरिका की। उसने कहा तो 1778 हो गया। यू प्रश्न आएगा, फ्रांस का युद्ध में आगमन 1778। फिर आएगा स्पेन 1779, किसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर रहे हैं? इंग्लैंड। और फिर आएगा हॉलैंड 1780। अब कौन कौन है इनकी तरफ वो देखो, अमेरिका के 13 उपनिवेश तो है ही, फ्रांस भी है, स्पेन भी है और हॉलैंड भी है। और किसके विरुद्ध लड़ रहे हैं? और कॉर्नवालिस को बुरी तरह से हरा देंगे ये। कॉर्नवालिस को क्या करेंगे? हरा देंगे। अब अंग्रेज, इंग्लैंड के लोग पराजित हो रहे हैं। इंग्लैंड के लोग क्या हो रहे हैं? पराजित हो रहे हैं। ये जो 1776 से 80 का जो समय था ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, अमेरिका नहीं भारत में भी तकलीफ वाला था। यहां भी भारत वालों ने भी कूटना शुरू कर दिया था। यहां कौन था? हैदर अली, टीपू सुल्तान, मराठे। तो ये जो 15 साल का जो समय था ना, वो उनके लिए बहुत घातक है। सब जगह ये हार रहे हैं। तो इन्होंने कहा एक बार छोड़ो इस अमेरिका को, अपने तो भारत को संभाल लो खाली। तो 2 जगह है, अमेरिका भी उनके कब्जे में और भारत भी। तो अब वो किसको जाता कर रहे हैं? अमेरिका को। और किसको संभालेंगे? भारत को। सर उल्टा कर देते तो क्या हो जाता? अपन तो वापस हो जाते, ठीक है।
कॉर्नवालिस। तो 1781 में पराजित होगा। तब सितंबर 1783 में, 3 सितंबर है वैसे, है ना, संधि होगी। एक तरफ तो अमेरिका है, एक तरफ इंग्लैंड है, और वो संधि कहलाएगी पेरिस की संधि। पेरिस किसकी राजधानी है? पेरिस, फ्रांस। मध्यस्थता कौन करेगा? फ्रांस। और संधि करवाएगा, चलो संधि करो। और इसी संधि से अमेरिका को स्वतंत्रता मिल गई। कब? 1783 में। समझ आ गया? ठीक है, अब मैं वापस इसको बोल रहा हूं, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम सरल था नहीं है तो। हाँ, फ्रांस, फ्रांस की राज्य क्रांति में तो ठीक है, ये बहुत कम है। अपने कहा संग्राम पृष्ठभूमि, कारण नेविगेशन लॉ, औद्योगिक अधिनियम, सर्च वारंट एक्ट, करेंसी एक्ट, क्वार्टर एक्ट। खाली याद रखना अपने को, ये है ना, बस ये याद रख लेना थोड़ा। और एक याद रखना, ये 13 उपनिवेश, 13, बस ये 2 चीजें याद रखना, 13 उपनिवेशों की संख्या और ये 2 क्या है। नेक्स्ट, स्टाम्प एक्ट, इंग्लैंड का राजा कौन है? जॉर्ज तृतीय। ग्रीनविल है प्रधानमंत्री। 1765 कौन सा अधिनियम लगाया? स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया। कहां के फायदा किसको हो रहा है? इंग्लैंड को। तो इन्होंने, कौन विरोध करेगा? पैट्रिक हेनरी, पैट्रिक हेनरी, ठीक है। और बनाएगा 2 संगठन, स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां। फिर जेम्स ओटिस नारा देगा, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। और 1766 में ये अधिनियम क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, 7वां पॉइंट आया। पीट्स इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है। टाउनशेड की कर योजना होगी, है ना, उस यदि 5 वस्तुओं पर कर लगाया, उस कर के विरोध में एक हत्याकांड होता है जिसको कहते हैं बोस्टन हत्याकांड। क्या कहते हैं? बोस्टन हत्याकांड। हो गया क्लियर? इसी के विरोध में एक और होगा, वो है बोस्टन टी पार्टी की घटना, 16 दिसंबर 1773। 342 चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। किसने फेंका? सैमुअल एडम्स ने। हो गया। उसके बाद होगा प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस, 5 सितंबर 1774। कितनों ने भाग लिया था? 12। किसने भाग नहीं लिया? जॉर्जिया। द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन कहां हो रहा है? फिलाडेल्फिया में। कितने लोगों ने भाग लिया? 13। सेनापति किसको बनाएंगे? वॉशिंगटन को। अध्यक्ष कौन है? जॉन हैनकॉक। उन्होंने कहा कि अब तो युद्ध लड़ेंगे हम। किसके विरुद्ध? इंग्लैंड के विरुद्ध। अब इसलिए युद्ध लड़ने के लिए बहाना चाहिए था, तो उन्होंने, सॉरी, फिर टॉमस पेन, मानव के अधिकार, राइट्स ऑफ मैन, और विदेशी शक्तियों का योगदान। अब मुझे बता दो, ऐसे याद रखना है ना, याद करने का तरीका बता दूं। फ्रांस, ऐसे तो याद ही है फ्रांस, तो सबसे पहले फ्रांस ही आएगा 78 में, स्पेन आएगा 79 में, और अब लास्ट बचा हॉलैंड 80 में। तो फ्रांस याद रखो खाली। अरे ये याद है ना? तो 78, स्पेन 79, बचा हॉलैंड 80। तो कौन सा देश कब सम्मिलित हुआ, यूं पूछे तब वो जवाब। देखो जो ऑप्शंस है ना आपके पास, उसी में से याद करने का तरीका निकाल दो। फ्रांस पता पड़ जाएगा। फ्रांस तो सबसे पहले 78 में वो आया। अपन 2 युद्ध पढ़ रहे थे, सार्टो का ही अभी आएगा आगे, SY, ठीक है। सार्टोगा की लड़ाई 1777 में हो गई। इसका मतलब 77 में तो आने से रहा, 81 में भी नहीं आएगा, तो बीच में बचे 3 साल, 78, 79 और 80, और 3 देश है। तो सबसे पहले कौन आएगा? फ्रांस 78 में, उसके बाद आएगा स्पेन, और उसके बाद आएगा हॉलैंड। बस SY, Y है वो लास्ट में, यॉर्कटाउन को। सेनापति कौन था? कॉर्नवालिस। ये पूछता है प्रश्न, वहां से फिर इसको भेज देंगे भारत में, और भारत में आके वो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करेगा। स्थायी बंदोबस्त याद करिए, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त का जनक कॉर्नवालिस, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। रैयतवाड़ी व्यवस्था बराबर मुनरो, मध्य तमिलनाडु, बारामल जिला। और महलवाड़ी व्यवस्था मैकेंजी, मध्य भारत। मैं पढ़ा के गया हूं, मुझे याद है इसलिए, ठीक है। और ये हो गया अपना अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कंप्लीट, ठीक है। चलिए लास्ट में मैं आपको एक समराइज कर देता हूं पूरा, शांति से सुनना है ना, इसको 10 मिनट लगेंगे अपने को, ठीक। चलिए, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार कब हुआ था?
1453। उसके परिणाम स्वरूप भौगोलिक खोजें। अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका का नामकरण अमेरिको वेस्पुची। अमेरिका में सबसे सफल यूरोपियन देश कौन सा था? इंग्लैंड। इंग्लैंड के द्वारा कितने उपनिवेश बनाए गए? वेरी गुड। उन उपनिवेशों के आर्थिक शोषण के लिए या पैसा कमाने के लिए इंग्लैंड ने अधिनियम बनाया, है ना। तो नेविगेशन लॉ और इंडस्ट्रियल लॉ काम के नहीं है। एस कौन सा था? सर्च वारंट। और सी कौन सा था? करेंसी। 1764। और क्वार्टर अधिनियम हो गया। स्टाम्प एक्ट कब लाया गया? 1765, है ना। इंग्लैंड का राजा कौन था? जॉर्ज तृतीय। और प्रधानमंत्री ग्रीनविले। हो गया क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। स्टाम्प एक्ट के विरोध में सबसे पहले कौन आएगा? पैट्रिक हेनरी। पैट्रिक हेनरी। दो संगठन बनाए थे यहाँ पे, कौन कौन से? स्वाधीनता के पुत्र और, है ना, और प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, नारा किसने दिया था? जेम्स ओटिस। किस अधिनियम के विरोध में? स्टाम्प एक्ट। टाउनशेड की कर योजना के अंतर्गत कितनी वस्तुओं पे कर लगाया गया? उसमें से महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी थी? चाय। चाय के विरोध में एक हत्याकांड हो रहा है, बोस्टन हत्याकांड। बोस्टन टी पार्टी कब हुई थी? 16 दिसंबर 1773। वेरी गुड। ठीक है। बोस्टन टी पार्टी का लीडर कौन था? वो पेटियां फेंकने वाला? एडम्स, सैमुअल एडम्स। हाँ, सैमुअल एडम्स। हो गया। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस कब हुआ था? 5 सितंबर 1774। कितने लोग भाग लेंगे? कौन भाग नहीं लेगा? दूसरा महाद्वीपीय संगठन का सम्मेलन 1775 कहाँ आयोजित हुआ था? फिलाडेल्फिया। कितने लोगों ने भाग लिया? अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज हैनकॉक। और सेनापति किसको बनाया? वॉशिंगटन को। हो गया। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा 4 जुलाई 1776। हो गया। एक टीम बनी थी 5 सदस्यों की, उसमें से 2 का नाम था जेफरसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है। अब मुझे बताना, इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में युद्ध होने वाले हैं। 2 युद्ध हुए थे, एस और वाई। एस कौन सा था? सार्टोगा। कब हुआ था? 1777। और यार्कटाउन की लड़ाई 1781। हो गया। चलिए, कॉर्नवालिस कौन से युद्ध में पराजित हुआ था? 81 वाले में। हो गया। फ्रांस ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए कौन से वर्ष एंट्री में? 78। स्पेन 9 और हॉलैंड। ठीक है। कौन सी संधि से अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी? पेरिस की संधि 3 सितंबर 1783। ये हो गया अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम खत्म। ठीक है। तो अपने 2 टॉपिक हो गए आज। इसको बंद कर देना। अपन क्या, मैं रीड कर लेता हूं इतने में वो